गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए फिर से आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री लेकर आ चुका हूँ मैं। सभी लोग जुड़ जाइए, जितने लोग भी हैं सारे लोग जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। आज का क्लास नंबर 4 है। अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का शीर्षक क्या है? सिंध पंजाब एवं अवध की रूपरेखा है। सिंध विजय के बारे में पढ़ना आपका। पंजाब विजय में आप देख लीजिएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, अवध पर नियंत्रण, सहायक संधि प्रणाली एवं वेब सिद्धांत। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंध विजय, ठीक है। 1839 से 42 ईस्वी के दौरान अफगान युद्ध में सिंध के अमीरों ने ब्रिटिश सेना को सहायता प्रदान की। इसके अंतर्गत सिंध के कुछ क्षेत्र तथा धन अंग्रेजों को दिया गया। डबल लग था इसमें। सिंध विजय में 1840 से 42 ईस्वी के दौरान अफगान युद्ध में सिंध के अमीरों ने, कौन था? सिंध के अमीरों ने ब्रिटिश सेना को सहायता प्रदान की। इसके अंतर्गत सिंध के कुछ क्षेत्र था धन अंग्रेजों को दिया गया। फिर भी अंग्रेजों ने सिंध पर प्रतिकूल आचरण का आरोप लगाकर सिंध विलय की रणनीति बनाई। अठारह 42 में ऑकलैंड के स्थान पर एलन रो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए, जिन्होंने ऑकलैंड की भांति सिंध विलय की रणनीति पर कार्य किया और अफगान युद्ध में मिली पराजय के बाद सिंध विजय को अनिवार्य माना। सिंध के सामरिक और वाणिज्यिक महत्व ने भी सिंध के विलय को आवश्यक बना दिया। 1842 ईस्वी में मेजर आउटरम के स्थान पर सर चार्ल्स नेपियर को सिंध में ब्रिटिश कंपनी का रेजिमेंट नियुक्त किया गया। तत्पश्चात ब्रिटिश सेना ने 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध पर विजय प्राप्त की। सिंध के विलय करने को इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने मुक्त रूप से निंदनीय बताया है। इस संदर्भ में नेपियर ने स्वयं कहा था कि हमें सिंध को अपने अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बहुत लाभदायक और उपयोगी एवं मानवतापूर्ण निश्चित होगी। लाते हैं पंजाब विजय। पंजाब विजय के दरमियान आपका प्रथमांक सिख युद्ध हुआ 1845 से 40 ईस्वी के इसमें। ब्रिटिश गवर्नर उसमें था, लॉर्ड हार्डिंग था। परिणाम इसमें लाहौर की संधि हुआ। लाहौर की संधि के साथ समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी में 2 वर्ष के बाद ही प्रारंभ हो जाती है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें आपका ब्रिटिश गवर्नर था लॉर्ड डलहौजी। परिणाम इसमें भी हुआ, लाहौर की संधि के साथ समाप्त किया गया। चलिए देखते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी के बीच 1 साल चला। 1839 में पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण व्याप्त था। 1843 ईस्वी में अस्थिरता का वातावरण व्याप्त था। 1843 ईस्वी में महाराणा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया तथा इनके शासनकाल में 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह के जो अल्पवयस्क पुत्र थे दिलीप सिंह का राज्यारोहण किया गया। उसी के समय इन्हीं के शासनकाल में 1845 से 46 ईस्वी में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व 1844 ईस्वी में लॉर्ड एलन
एलनब्रो के उत्तराधिकारी के रूप में लॉर्ड हार्डी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, जो एक प्रख्यात सैनिक था। इन्हीं के शासनकाल में पंजाब विलय हेतु प्रथम सिख युद्ध की रणनीति बनाई गई। इसके काल में लॉर्ड हार्डी गवर्नर जनरल जब बनकर आया, तभी इसको पंजाब को ब्रिटिश में इसके बाद ही ब्रिटिश ने अपना अधिकार पंजाब कर लिया, विलय कर लिया पंजाब को। इस युद्ध की 5वीं लड़ाई 1846 ईस्वी में सभाओं की लड़ाई के रूप में निर्णायक सिद्ध हुई, जिसमें सेनापति लाल सिंह और तेज सिंह के विश्वासघात ने सिखों की कमजोरी को प्रकट कर दिया। फतह सिखों की पूर्णतः हार हुई। इस युद्ध में अंग्रेजों ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा ब्रिटिश सेना की तैनाती कर दी गई। इसके पश्चात अंग्रेजों ने सिखों से 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि की, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। सिखों ने सतलुज के पार के अपने समस्त प्रदेश अंग्रेजों को प्रदान किए। सिख महाराजा ने सतलुज और व्यास नदियों के मध्य स्थित सभी दुर्गों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया। 1.5 करोड़ रुपये सिखों को दंड के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ा, जिसमें से 50 लाख रुपये कोष में से तथा शेष के लिए सिंध और व्यास नदी के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान किया गया। महाराजा को अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में रखने की अनुमति नहीं होगी। महाराजा को ये बाध्य किया गया कि अंग्रेजों के अतिरिक्त सिर्फ अंग्रेज को ही यूरोपीय सेना में रख सकते हैं। यूरोपीय व्यक्ति को अपनी सेवा में रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। सिखों की सेना को सीमित कर दिया गया। इसके अंतर्गत 12,000 घुड़सवार, 20,000 पैदल सेना रखना निर्धारित किया गया। अल्पवयस्क दलीप सिंह को सिख महाराजा रानी जिंदा को उसका संरक्षक तथा लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया गया। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किया गया तथा अंग्रेजों ने पंजाब के आंतरिक प्रशासन हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में पूर्णतः विलय नहीं किया गया था, क्योंकि सिखों की सेना लाहौर और पेशावर में बनी हुई थी। साथ ही सिख योद्धा वर्ग से थे जो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने लाहौर की कठोर संधि करके सिखों को शक्तिहीन कर दिया। फलतः पंजाब राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित होना अब समय का ही प्रश्न हो गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपका हुआ 1848-49 ईस्वी के बीच एक साल चला। इसके मध्य दलीप सिंह से 1846 ईस्वी में अंग्रेजों ने भेरोवाल की संधि की, जिसके अनुसार महाराजा के संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का पंजाब में रहना निश्चित किया गया। इस प्रकार अब राज्य के प्रत्येक विभाग पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया तथा सैनिक और अर्धसैनिक शक्तियां अंग्रेजों को दे दी गई। 1857 भारत वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किसी के साथ जुड़ी हुई थी। वो आप कहाँ दिखा गया? काबुल आपका देखिए यहाँ पर है, पेशावर यहाँ पर है, ये पंजाब प्रांत है, यहाँ पर मुल्तान है, बंगाल, बिहार हो गया, उड़ीसा, गुजरात, सारे स्थान हैं 1857 में थे। ठीक, इसको देख लीजिएगा। ये आपका मछलीपट्टनम, मैसूर, मद्रास। 1800
1848 ईस्वी में साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल डलहौजी ने भारत में कार्यभार संभाला। इसी दौरान पंजाब पर पुनः आक्रमण करने का अवसर मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह ने प्रदान किया तथा साथ ही सिख सेना के द्वारा अपनी शक्ति को पुनः स्थापित करने के प्रयास ने भी अंग्रेजों को उत्तेजित किया। इसी का परिणाम था कि 1848-49 ईस्वी में हुए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रामनगर का युद्ध, चिलावाला का युद्ध तथा गुजरात का युद्ध लड़ा गया, जिसमें गुजरात का युद्ध निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ, जिसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश राज में पूर्ण रूप से लेकर गया। कब? 1849 ईस्वी में पंजाब को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज में सम्मिलित कर लिया। इस युद्ध के पश्चात दलीप सिंह को 50,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया। ये यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद आता है अवध। अवध का विलय कैसे किया गया उसके बारे में बताया गया। अवध अंग्रेजों और मराठा के बीच बफर राज्य के रूप में अवस्थित था। बफर मतलब एक स्टेट बीच में है, बाकी 2 स्टेट इस साइड में ही बफर जोन के रूप में कहता है। ठीक है, तो अवध जो था अंग्रेजों और मराठा राज्य के बीच बफर राज्य के रूप में अवस्थित था। इसका विस्तार पश्चिम में कनौज से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक विस्तृत था। इसका जो विस्तार था पश्चिम में कन्नौज था से लेकर पूर्व में कर्मनासा नदी तक इसका विस्तार था। स्वतंत्र राज्य के रूप में अवध का संस्थापक सादत खान था। इसे 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। इसे शेर बंधुओं के पतन में विशेष भूमिका निभाई। इनाम स्वरूप पहले से ही 5,000 और फिर 7,000 मसब मिला और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी मिली। बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी मिली। 1720 से 22 तक वह आगरा गवर्नर भी रहा, जिसका शासन अपने नायब नीलकंठ नागर के द्वारा संचालित किया। अवध में नया राजवंश बंदोबस्त लागू किया। उसने उचित लगान लगाकर किसानों के हितों को जमींदारों से सुरक्षित किया। प्रशासनिक असर पर सादत खां हिंदू और मुसलमान दोनों को समान महत्व देता था। 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब सादत खान ने उसे दिल्ली से 20 करोड़ रुपये मिले की उम्मीद दिलाकर आक्रमण किया, उकसाया। दिल्ली आक्रमण किया। कब किया? नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। तब सादत खान ने उसे दिल्ली से 20 करोड़ मिलेगा ये लालच दिया, उसको उम्मीद दिलाया कि 20 करोड़ मिलेगा दिल्ली पर, अगर आप आक्रमण कीजिएगा तो। उसे आक्रमण करने के लिए उकसाया, परंतु बाद में उसने अपमान और प्रायश्चित से पीड़ित होकर आत्महत्या कर ली। इसी के लिए उसको अपमानित महसूस हुआ। वो बाद में अपने आप को आत्महत्या कर लेता है। सादत खां के बाद उसका भतीजा सफदरजंग उसका उत्तराधिकारी बनता है। सादत खां की मृत्यु के बाद आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद उसका भतीजा होता है सफदरजंग, उसका उत्तराधिकारी बनता है। देखिए सफदरजंग का कार्यकाल 1739 से 1754 ईस्वी के बीच हुआ था। सादत खां की मृत्यु के बाद उसका भतीजा एवं दामाद अब्दुल मंसूर खान सफदरजंग उसका उत्तराधिकारी बना। 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह 1748 ईस्वी में मुगल सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया और इलाहाबाद का क्षेत्र उसे सौंप दिया। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। सफदरजंग ने अवध प्रांत की सुरक्षा के लिए मराठों से समझौता
समझौता किया। इन समझौतों के अनुसार पेशवा ने मुगल साम्राज्य को अब्दाली के खिलाफ सहायता देने और अवध प्रांत को भारतीय पठानों, रोहिलों एवं बंगस एवं राजपूत जैसे आंतरिक विद्रोहियों से बचाने का वचन दिया। बदले में मराठों को 50 लाख रुपये, पंजाब, सिंध, उत्तर भारत के कई जिलों की चौथ दिया जाना था। मगर मराठा पेशवा दिल्ली में सफदरजंग के शत्रुओं से मित्रता करी। फलतः यह करार समाप्त हो गया। सफदरजंग हिंदुओं और मुसलमानों को महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के संदर्भ में निष्पक्षता की नीति अपनाई। 1753 में मुगल बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया। 1754 ईस्वी में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। शुजाउद्दौला वही है, अब आएगा यही शुजाउद्दौला है जो आगे चलकर युद्ध में भाग ले, बहुत बड़े बड़े युद्धों में। चलिए देखते हैं। शुजाउद्दौला 1754 से 1775 ईस्वी तक रहा। सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। जब 1764 से युद्ध होता है, जब बक्सर युद्ध, उसी समय शुजाउद्दौला भी आता है मौजूद वहां पर। सफदरजंग की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1759 में अवध में शरण ली। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बंगाल के पदच्युत नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने शुजाउद्दौला से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को दे दिया। 1773 में वान हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के मध्य बनारस की संधि हुई। बनारस की संधि 1773 ईस्वी में हुआ। इस संधि के मुख्य प्रावधान थे। इसमें प्रावधान क्या था? बनारस की संधि में इलाहाबाद और खड़ा के क्षेत्र नवाब को 50 लाख रुपये के बदले दिया गया। रोहिलों के विरुद्ध नवाब को कंपनी ने 40 लाख रुपये के बदले सहायता का वचन दिया। इस संधि से प्रेरित होकर 1774 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने रोहिलखंड पर आक्रमण कर रोहिल सरदार हाफिज अहमद खां की हत्या कर दी और रोहिलखंड को अवध में शामिल कर लिया। अशोकउद्दौला, इसका कार्यकाल था 1776 से 1797 के बीच में। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया। वान हेस्टिंग्स और अशोकउद्दौला के मध्य फैजाबाद की संधि हुई। इस संधि के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। बनारस पर अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया। वान हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा का वचन दिया, परंतु बाद में वान हेस्टिंग्स ने संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए जॉन मिडलटन को बेगमों से धन वसूली का आदेश दिया। बाद में इसी बात को मुख्य आधार बनाते हुए इंग्लैंड के बर्क ने उस पर महाभियोग चलाया था। अशोकउद्दौला ने इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था, तो आपका हो गया अशोकउद्दौला। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया है। वजीर अली, इसका कार्यकाल 1797 से 98 के बीच में था। अशोकउद्दौला के वजीर अली नवाब बना। सादत अली खां 1798 से 1819 ईस्वी तक
इसने 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार कर लिया। कब? 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया। 1819 ईस्वी में इसे राजा की उपाधि दी गई। 1814 में गजीउद्दीन हैदर अली खान नवाब बना। वारेन हेस्टिंग ने इसे बादशाह की उपाधि दी। बाजी अली शाह 1847 से 1856 ईस्वी अवध का अंतिम नवाब था। जेम्स आउटर की रिपोर्ट के आधार पर इस पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सहायक संधि प्रणाली। भूमिका लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली के आगमन से पूर्व ब्रिटिशों की भारत में साम्राज्यवाद के विस्तार हेतु कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। वेलेस्ली से पूर्व कॉर्नवालिस तथा सर जॉन शॉ के हस्तक्षेप की नीति ने कंपनी के हितों का समर्थन नहीं किया था। इसी दौरान 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। कब? 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में गवर्नर जनरल बनकर वेलेस्ली आता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कंपनी को भारत की सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित करना था। इस हेतु वेलेस्ली ने शांति और निष्पक्षता की नीति का त्याग कर केवल युद्ध एवं युद्ध की नीति का अनुसरण किया। वेलेस्ली ने क्या किया? इसने शांति और निष्पक्षता की नीति को त्याग दिया और पूरी तरह से युद्ध और युद्ध की नीति पर ही तरह से उसी को अनुसरण करना चालू कर दिया। वेलेस्ली के आगमन से के समय भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ रहा था। जिस समय वेलेस्ली भारत का आगमन कर रहा था गवर्नर जनरल बनकर, उसमें फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। नेपोलियन के बढ़ते प्रभाव एवं भारत में टीपू जैसे शासकों के फ्रांसीसियों से गठजोड़, उसमें नेपोलियन के प्रभाव भी बढ़ रहा तथा भारत में टीपू जैसे दमदार शासक, बहुत ही शक्तिशाली शासक के साथ फ्रांसीसियों का गठजोड़ भी था। गठजोड़ ने ब्रिटिश को सहायक संधि प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जो भारतीय शक्तियों से फ्रांसीसियों को दूर कर सके तथा भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार किया जा सके। सहायक संधि प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, किसने किया था? सहायक संधि का किसी ने पहला प्रयोग किया था तो वो था डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा सहायक संधि को सर्वप्रथम लाया गया था। डुप्ले ने भारतीय नर्सों को सैनिक सहायता देने के बदले में धन लेने की प्रथा का आरंभ किया था। ये डुप्ले वही गवर्नर है जिसने सहायक संधि का आरंभ किया था। इसने ही सभी जितने राजाओं को था उसकी सहायता के बदले धन लेना प्रारंभ किया था, जिसके बाद में क्लाइव ने भी अपनाया, जिसके बाद क्लाइव ने भी इसका अनुसरण किया। किंतु वेलेस्ली ने इस प्रणाली को सहायक संधि का नाम लेकर अधिक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। क्लाइव ने भी अनुसरण किया था, लेकिन वेलेस्ली पूरा अच्छी तरह से इसको लागू करने में सफल रहा। सहायक संधि का नाम देकर इसने सहायक संधि का नाम दिया गया और व्यवस्थित रूप से इसको प्रस्तुत किया। सहायक संधि की विशेषताएं। सहायक संधि की विशेषताएं आपको किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को सेवा में आ रखा। इसकी विशेषता थी सहायक संधि का क्या विशेषता थी? तो किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को सेवा में नहीं रखना था। राज्य की विदेश नीति कंपनी के अधीन होना चाहिए। जो भी विदेश नीति पर निर्णय लिया जाएगा वो अंग्रेजों के द्वारा लिया जाएगा, कंपनी के द्वारा लिया जाएगा। रियासत का आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं। वो चाहते थे कि किसी भी रियासत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाकी फॉरेन पॉलिसी पे सारा हक चुनने का अधिकार, किसी से कुछ भी व्यापार करना हो तो सारा तय कंपनी के द्वारा किया जाता। आंतरिक एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा उन्होंने आश्वासन दिया अंग्रेजों ने।
राजाओं को कि आपके आंतरिक में तथा बाह्य आक्रमण जितने भी होंगे उस पर सारा का सारा आपका रक्षा अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किया जाएगा। राज्य में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति की जाएगी। आपके स्टेट में ब्रिटिश सेना की नियुक्ति की जाएगी। रियासत में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। रियासत में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों को कंपनी स्वीकृति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को अपने राज्य क्षेत्र में शरण या नौकरी पर नहीं रखना होता था। सहायक संधि का ये मूल रूप था कि बिना कंपनी की अनुमति के आप किसी भी यूरोपीय शक्ति को अपने राज्य के क्षेत्र में शरण आप नहीं दे सकते हैं, न ही नौकरी पर रख सकते हैं किसी व्यक्ति को। देशी राज्यों की विदेश नीति ब्रिटिश कंपनी के अधीन होगी और जितने भी स्टेट हैं जो भी सहायक संधि में भाग ले थे उनकी विदेश नीति पर पूर्ण रूप से कंपनी के द्वारा निर्धारित की जाने लगी। किसी अन्य राज्य से कंपनी की अनुमति के बिना युद्ध संधि या मित्रता नहीं की जा सकती थी। कंपनी जब तक ऐलान नहीं करे इन मित्र सहायक संधि पर जुड़े जितने भी स्टेट थे उन लोगों जब तक ऐलान नहीं करे किसी दूसरे स्टेट से किसी कंपनी से व्यापार करने के लिए युद्ध या संधि करने के लिए मित्रता करने के लिए अब तक नहीं किया जाएगा। देशी रियासतों की सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए ब्रिटिश कंपनी उन राज्यों में अंग्रेजी सेना की नियुक्ति करेगी। अंग्रेजी सेना की नियुक्ति करेगी। उसका रीजन कुछ और था, पूरा तरह से इन लोग अपना चाह रहे थे, बाकी दिखावा था कि आप स्टेट में कोई दिक्कत होगा तो अंग्रेजी सेना संभाल लेगी। लेकिन मसा कुछ और थी लोगों। कंपनी उन राज्यों में अंग्रेजी सेना को नियुक्ति करेगी। इस सेना के बदले में बड़ी रियासतों को पूर्ण प्रभुसत्ता युक्त प्रदेश कंपनी को देना होगा तो छोटी रियासतें कंपनी को नगद धन देगी। देशी राज्यों को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। जितने भी देशी राज्य स्टेट थे उन सभी को ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा जो रियासत के शासन प्रबंध को देखने का कार्य करेंगे। रियासत को शासन प्रबंध होगा वही लोग कंपनी द्वारा लिखा जाएगा। ब्रिटिश कंपनी भारतीय रियासतों की आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया, अंग्रेजों ने कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया देशी रियासतों को कि आंतरिक और बाह्य आक्रमण जो भी होगा उस पर कंपनी आपकी सुरक्षा करेगी। ब्रिटिश कंपनी भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों ने कंपनी ने देशी रियासतों को आश्वासन दिया कि आपके आंतरिक मामलों में हम लोग कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर कोई किसी भी प्रकार से बाह्य आक्रमण होता है, आंतरिक आक्रमण होता है तो उन सब चीजों से आपकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, बचाव करेंगे, परंतु आपके आंतरिक मामलों में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये कहना था कंपनी का। सहायक संधि से ब्रिटिश कंपनी को लाभ। देखिए ब्रिटिश कंपनी को आखिर क्या लाभ था जो सहायक संधि करना चाहते थे। क्या रीजन थी ब्रिटिश कंपनी इतने लाही थे देशी रियासतों से सहायक संधि करने के लिए। देखिए देशी रियासतों से ब्रिटिश फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्ण समाप्त हो गया। देशी रियासतों से ब्रिटिश फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्ण समाप्त हो गया क्योंकि अब उन्हें देशी राज्यों में नौकरी या सेवा करने के अवसर प्राप्त नहीं थे। जो भी निर्णय लेता था कंपनी अंग्रेजी कंपनी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लिया जाता था। फ्रांसीसियों का कोई काम ही नहीं बना था, नहीं कोई नौकरी लग पा था। ब्रिटिश कंपनी को सेना के संगठन पर खर्च करने की मुक्ति मिली क्योंकि सहायक संधि के उपरांत या वह देशी राज्यों को वहन कर पड़ा। अंग्रेज इतना चालाक थे कि अपनी सेना भी रख रहे थे। एक तो धीरे धीरे अपनी सेना हर देशी रियासत में बढ़ाते जा रहे थे सहायक संधि के द्वारा। उस स्टेट में सारा स्टेट का जितनी भी सेना तो आक्रमण से बचाने के लिए उसके नाम पर सारी सेना अपना दिया। ब्रिटिश कंपनी की सेना थी और इतने लाख थे सहायक संधि के बाद जो जितना भी व्यय होगा खर्चा होगा मतलब सेना पर वो सारे देशी राज्य स्टेट करेंगे, देशी स्टेट करेंगे। उन लोग को भार बच गया, उन लोग के पैसे से अपना सेना भी खड़ा कर
दिए और उसी दम पर उसकी सेना आराम से आ रही है। चलिए, देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए रखी गई ब्रिटिश सेना का उपयोग अंग्रेजों ने कंपनी के शत्रुओं और क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट करने में किया। देशी राज्यों की सुरक्षा के लिए रखी गई ब्रिटिश सेना का उपयोग अंग्रेजों ने कंपनी के शत्रुओं, देखिए, उस स्टेट में जाके अपनी सेना रखें, जिस रियासत में था, जिस स्टेट में जाके वो सेना रखें, तो अंग्रेज क्या करने लगे, अपने जो दुश्मन थे उन लोगों को चुन चुन कर मारना चालू कर दिया। मतलब उन शत्रुओं को दबाना चालू कर दिया कंपनी के द्वारा। क्षेत्रीय शक्ति को नष्ट करने में किया, क्षेत्रीय शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध को उभर रहे थे, उन लोगों को नष्ट करने दबाने में अपना शक्ति का इस्तेमाल किया, अपनी सेना का इस्तेमाल किया तथा सामरिक महत्व के स्थानों पर अपना अधिग्रहण भी कर लिया। जहाँ सामरिक स्थान, जहाँ से राजस्व की प्राप्ति होती थी, कोई बढ़िया जगह था जहाँ से राजस्व प्राप्ति की जा सकती थी, उन स्थानों को अपने अंदर अधिग्रहण कर लिया। ब्रिटिश कंपनी से प्राप्त संरक्षण से देशी रियासतें निरस्त हो गई। अब जो ब्रिटिश कंपनी सबको अपना संरक्षण प्राप्त कर थी, तो देशी रियासतें पूरी तरह से अपने आप को निरस्त हो गई, मतलब किसी तरह के निशस्त्र हो चुकी थी। उनके पास कोई भी शस्त्र, मत कोई भी सेना तो बची नहीं। अब ये रियासतें एक दूसरे से पृथक कर दी गई, ये रियासतें एक दूसरे से पृथक कर दी गई, फतह वे अंग्रेजों के विरुद्ध संघ या गुट बनाने में भी असमर्थ हो गए। अब वो चाह भी कर भी अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार की सेना का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों के पास सेना था नहीं, अंग्रेज का था। उन सारे महत्वपूर्ण तौर पर अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी बैठे थे। विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होने के कारण देशी रियासतों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेजों के मध्यस्थता में किया जाने लगा। अब कोई समस्या थी, कोई भी विवाद होता था, तो सारा सुलझाने का काम कौन लोग करने लगे, अंग्रेजों के द्वारा किया जाने लगा। सहायक संधि से कंपनी को प्राप्त पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न प्रदेश ने कंपनी की साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार किया, विस्तार बिना युद्ध किए ही कर लिया। अब क्या होने लगा कि सहायक संधि सभी स्टेट से देशी रियासतों से करना स्टार्ट कर दिया। अब इन लोगों को युद्ध लड़ना पड़ ही नहीं रहा था किसी स्टेट से। सहायक संधि के द्वारा वो स्टेट सीधे से कंपनी के अंदर जाने लगी। देशी रियासत में नियुक्त ब्रिटिश रेजिमेंट का अंतर में राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। शुरुआत में तो इन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम लोग किसी भी प्रकार से कंपनी आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन कालांतर में देखा गया धीरे धीरे कि ब्रिटिश रेजिमेंट राज्य के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। जो पावर में चुका, सत्ता में चुका है, उन लोगों के पास कोई अब उन लोगों के पास सारी सेनाएं भंग हो चुकी है। अब सारी सेना का जितना भी पावर सब अंग्रेजों के पास, अंग्रेजी कंपनी के पास चुका है। हम लोग चाहकर भी अंग्रेजों की कंपनी के खिलाफ लोग विरोध अपना प्रकट नहीं कर सके थे, जिसके कारण उन लोग आंतरिक मामलों में भी धीरे धीरे हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजी कंपनी के द्वारा। सहायक संधि से कंपनी के विरुद्ध बढ़ते असंतोष और शत्रुता की भावना को रोकने में सफलता मिली। सहायक संधि से कंपनी के विरुद्ध बढ़ते असंतोष, अब सहायक संधि उस स्टेट, जो भी स्टेट में जो स्टेट्स में मिले थे, सहायक संधि है, और उस स्टेट में जो असंतोष उत्पन्न हो रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध, शत्रुता उत्पन्न हो रही थी, शत्रुता की भावना उत्पन्न हो रही थी अंग्रेजों के विरुद्ध, वो अब उनको दबाना स्टार्ट कर दिया। देशी रियासतों ने कंपनी का संरक्षण प्राप्त करके अपनी विस्तारवादी योजनाओं को त्याग दिया। अब देशी रियासत है, कंपनी का संरक्षण प्राप्त कर चुके थे, विस्तारवादी जो योजनाएं थी वो भी त्याग चुके थे, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिए और कोई भी शस्त्र न रखने को भी बढ़ावा दिए जाने के कारण क्षेत्रीय शक्तियों की युद्ध लड़ने की क्षमता भी समाप्त हो गई। अब कोई सेना नहीं रखना है, युद्ध लड़ना ही नहीं है, तो उस स्थान पर वैसे स्टेट का राजा के पास तो ताकत है नहीं, तो अब युद्ध लड़ने की क्षमता भी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उन स्टेटों की अब पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो चुके थे। अब देखिए, सहायक संधि से ब्रिटिश कंपनी को लाभ, सहायक संधि से ब्रिटिश कंपनी को क्या क्या लाभ हुआ,
फ्रांसीसियों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। इससे क्या हुआ कि देसी रियासतों पर सारा कंट्रोल ब्रिटिश कंपनी को हो गया। ब्रिटिश कंपनी के प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी कंपनी था। फ्रांसीसी कंपनी को प्रभाव को कम करने में पूरी तरह से उनका सफल साबित हुए अंग्रेजी कंपनी, मतलब ब्रिटिश कंपनी, क्योंकि पूरी तरह से सभी स्टेट पर अधिकार सहायक संघ के रूप में अंग्रेजों के पास था सर पावर। तो ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनियों के खिलाफ जाना मुश्किल था, क्योंकि सर पावर के पास आ चुका था। सेना के संगठन पर खर्च करने से मुक्ति। कोई सेना पर जितना भी खर्च अंग्रेजों के द्वारा अपने पैसे से किया जाता था, वो अब मुफ्त में रह रही है। उस स्टेट को खर्च करना पड़ा है जिस स्टेट में अंग्रेजी सेना अपना सेना रख रही है। देशी रियासतों में निशस्त्रीकरण बढ़ावा। देशी रियासतों को निशस्त्रीकरण कर दिया गया। कोई शस्त्र नहीं रखने लगे उस स्टेट में। देशी रियासतों अब सारा सारा शस्त्र रखने लगे कौन? तो ब्रिटिश कंपनी। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए ब्रिटिश कंपनी द्वारा। कंपनी के शत्रुओं और क्षेत्रीय शक्तियों को नष्ट कर दिया। अब क्या कि कंपनी के विरुद्ध जो भी आवाज उठा था उनको दबाना चालू कर दिया। जो भी शत्रु थे उनको नष्ट करना स्टार्ट कर दिया कंपनी द्वारा। कंपनी की साम्राज्यवादी सीमा का विस्तार। कंपनी धीरे धीरे अपनी साम्राज्यवादी नीति को विस्तार देना आरंभ कर देते। रियासतों के विवादों में कंपनी की मध्यस्थता। कोई भी रियासत के बीच विवाद होता था तो मध्यस्थता करने के लिए अंग्रेजी देश या बोलते कि हम फॉरेन पॉलिसी पर सिर्फ विदेश नीति पर ही हस्तक्षेप करेंगे। लेकिन अब आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर चुके थे। देशी रियासतें संघ या गुट बनाने में असमर्थ थे। अब देशी रियासत जो थे संघ या गुट बनाने में असमर्थ थे, क्योंकि उनके पास किसी भी सेना पूरी तरह से भंगी हो चुका था। लोगों का पूरी तरह से शक्ति अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। तो देशी रियासत चाह भी कुछ नहीं कर सकते थे। सहायक संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव। सहायक संधि करने के बाद देशी रियासतों पर आगे क्या प्रभाव पड़ा वो चलिए देखते हैं। सहायक संधि स्वीकार कर लेने के पश्चात देशी राज्यों में निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। जैसे वो सहायक संधि में स्वीकार करते हैं देशी रियासत, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। उन लोगों को शस्त्र को जितना सब रख लिया जाता है, वो सारी पावर अब अंग्रेजों के ब्रिटिश कंपनी पास आती है। ब्रिटिश कंपनी के पास जाती है। विदेश नीति कंपनी को सौंप जाती है। फॉरेन पॉलिसी पर जो भी विचार करना है, नीति बनानी है, वो किस पर जाता है? वो ब्रिटिश कंपनी अपने अंडर लेती है। फलतः देशी रियासत के शासक नाम मात्र के शासक रह गए। अब जितने भी देशी रियासत थे वहां पर वो नाम मात्र के शासक रह चुके थे। वो उनके पास तो कोई पावर था नहीं, सिर्फ नाम मात्र एक पुतला के रूप में रियासत शासक बनकर रह गए तथा कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता को बैठे। अब क्या हुआ? कंपनी की सर्वोच्चता स्वीकार कर लेने के लोग श्रेष्ठ है, मान कि लोग सर्वोपरि है और स्वीकार करके अपनी स्वतंत्रता को खो बैठे हैं। ब्रिटिश सेना वे देशी राज्यों के द्वारा उठाए जाने पर रियासतों की अवस्था बिगड़ गई। तो ब्रिटिश सेना वे देशी राज्यों से उठाए जाने लगे, जिससे रियासत की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई पूरी तरह से। रियासतों द्वारा नकद धनराशि दिए जाने में असमर्थ होने पर शासकों को राज्य के भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था। अब क्या हुआ? नकद धनराशि दिए जाने में असमर्थ होने लगे। शासकों को राज्य के भाग अंग्रेजों को देना होता था। अगर वो पैसा नहीं दे पाते थे तो राज्य को अपना भूभाग देना पड़ जाता था खर्च चलाने के लिए। रियासतों में नियुक्त अंग्रेजी रेजिडेंटों को राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी कालांतर में शासकों के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। इन लोगों को पहले जैसे सहायक संधि में जो बोला गया था उसमें अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से बताया कि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे अंग्रेजों के पास पूरी तरह से पावर आ चुकी थी, तो उन लोगों ने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर चुके थे। फलतः देशी रियासतों में शासन का भार रेजिमेंटों को सौंप दिया गया। इसके पश्चात क्या होता है? देशी रियासतों में शासन का भार जितना होता है रेजिमेंट को ही दिया जाता है। देशी राज्यों को प्रदान किए गए सैन्य
सुरक्षा से देसी शासक विलासी हो गए। क्या होता है, देसी राज्यों को प्रदान किए गए सैन्य सुरक्षा, सुरक्षा अंग्रेजों ने उनको दे दिया। देसी शासक जो थे वो विलासी हो गए, पत्र से विलासिता में विलीन हो चुके थे वो। हम लोग किसी प्रकार से कोई डर नहीं था कि कोई आक्रमण को तो बनाने के लिए हमारे पास ब्रिटिश कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, और ना विलासिता में जीवन व्यतीत करने लगे। शासकों से स्वाभिमान और उत्तरदायित्व के चले जाने से रियासतों की स्वतंत्रता भी जाती रही। इसके पश्चात हुआ कि जो देसी रियासत थे, देसी रियासतों की स्वतंत्रता चली गई। अब उसके पास कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, स्वाभिमान ही नहीं बचा था, हर चीज समाप्त हो चुका था, सारी चीज अब तो अंग्रेजों के अंडर लग गया। अब किसी से लड़ाई करना नहीं, नम मार के राजा बन के लगे हो। इस प्रकार सहायक संधि का देसी रियासतों पर पड़े प्रभाव को मुनरो ने स्पष्ट करते हुए कहा है। मुनरो ने टिप्पणी की है, कहा है, मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता और समस्त सम्मानपूर्वक व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्राप्त हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मित्र राष्ट्रों को, जो भी राज्य मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता और समस्त सम्मानपूर्ण व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्राप्त हुई। जितना भी सम्मान था वो खोकर ही उन राज्यों को, देशी रियासतों को सम्मान मतलब सुरक्षा प्राप्त हुई है। सहायक संधि का देशी रियासतों पर प्रभाव। अब सहायक संधि से क्या क्या प्रभाव पड़ता है देशी रियासत को, तो प्रभाव पड़ता है देशी रियासतों के शासक नाम मात्र के शासक बनकर जाते हैं, जो सारा प्रशासन का जिम्मा अंग्रेजों के विहीन हो चुका था। रियासतों की स्वतंत्रता का हनन होने लगा, रियासत जितने भी उस स्वतंत्रता का हनन होने लगा, सारा शक्ति अंग्रेजों के हाथ आ चुका था। रियासतों की अर्थव्यवस्था बिगड़ना स्टार्ट हो चुका। देशी रियासतों के कार्यों में निरंतर हस्तक्षेप अंग्रेजों द्वारा किया जाने लगा। सहायक संधि का क्रियान्वयन, आखिर सहायक संधि का कैसे क्रियान्वयन किया गया, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अपनाई गई सहायक संधि को कुछ देशी राज्यों ने स्वतः ही स्वीकार कर लिया, तो वहीं कुछ राज्यों ने युद्ध में पराजित होकर इस प्रणाली को स्वीकार कर लिया। अब देखिए सहायक संधि में क्या हुआ, कुछ स्टेट बहुत आसानी से मान गए, कुछ स्टेटों के साथ युद्ध करना पड़ा जिसमें वो पराजित हो गया, फिर अंततः पूर्ण से सहायक संधि को अपना लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं। इसके अलावा शासन के आरोप लगाकर भी वेजरी ने कर्नाटक, तंजौर, सूरत को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। ये 3 स्टेट थे जो कुशासन का आरोप लगाते हैं कि आप सही से स्टेट को नहीं चला पा रहे हैं, राज्य को नहीं चला पाए हैं, जिसका वेजरी लोगों पर कुशासन का आरोप लगाता है। आरोप लगाने के बाद कर्नाटक, तंजौर और सूरत को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देता है। वेजरी द्वारा की गई कुछ प्रमुख सहायक संधियां हैं। वेजरी द्वारा जो सहायक संधि को देशी रियासतों के द्वारा अपनाया गया था, चलिए देखते हैं। सहायक संधियां की देशी रियासतें हैं, कौन रियासतें हैं, उसका सहायक संधि के वर्ष कौन कौन सा। हैदराबाद था पहला निजाम, जो 1798 ईस्वी में किया था। मैसूर था 1799 में। तंजौर था 1799 में। अवध था 1801 में। मराठा था 1802 में। बरार था भोसले, वो भी 1803 में था, लगातार 1801, 2, 3, फिर 4 सिंधिया 1804 में, सबसे अंत में 7वां था सिंधिया का। ठीक है, हैदराबाद निजाम मराठा पेशवा था, पेशवा लोग थे बरार भोसले। अब क्या आता है व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। इसमें ये क्या इसमें है, क्या कारण था व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया गया, क्या है व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसकी भूमिका देते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हेतु अपने साम्राज्यवादी नीति को व्यवहारिक बनाते हुए 4 भिन्न उपायों, युद्ध, कुशासन का आरोप,
देखिए क्या क्या लगाते हैं अपने साम्राज्यवादी नीति को व्यवहारिक रूप बनाने के लिए ये नीति को लाया गया था, ताकि किसी को लगे ना कि हमने जबरन किसी भी रियासत पर अपना अधिकार जमा दिया है। उन लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि कैसे अपने अधीन इन स्टेटों को, इन राज्यों को, इन रियासतों को अपने अधीन करना है अंग्रेजों ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। तो इन लोगों ने रूल ही बना दिया, चलो लोगों को ताकि कोई बैम ना लगाए। तो उसके कारण इन लोगों ने देखिए क्या किया कि 4 भिन्न उपाय अपनाए: युद्ध का, कुशासन का आरोप, कंपनी की बकाया धनराशि के नाम पर हस्तक्षेप एवं व्यापगत या गोद निषेध नीति को लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया। लॉर्ड डलहौजी की नीति देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम चरण के रूप में भी जाना जा सकता है, क्योंकि व्यापगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए देशी राज्यों के पश्चात बलूचिस्तान, बर्मा को ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। मतलब देखिए क्या है, लॉर्ड डलहौजी की नीति देशी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की थी। देशी रियासत जो थे उसको ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करने की थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम चरण के रूप में जाना जा सकता है, क्योंकि व्यापगत सिद्धांत के द्वारा विलय किए गए देशी राज्यों के पश्चात बलूचिस्तान, बर्मा को ही ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। डलहौजी ने युद्ध के द्वारा 1848-49 ईस्वी में सिखों को परास्त कर पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी के द्वारा 1848-49 में सिखों को परास्त कर दिया। द्वितीय आंग सिख था, ठीक है, उसमें समाप्त किया जाता है। 1849 ईस्वी में सिक्किम को परास्त कर 1849 ईस्वी में सिक्किम को परास्त कर ब्रिटिश से नियंत्रण में स्थापित किया गया। 1852 ईस्वी में पेगु बर्मा को विजय कर ब्रिटेन का साम्राज्यवादी विस्तार किया गया। डलहौजी के कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके अतिरिक्त बकाया धनराशि के आधार पर बरार को बकाया धनराशि के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में ले लिया गया। व्यापगत सिद्धांत के तात्पर्य था कि पैतृक वारिस न होने की स्थिति में, आखिर व्यापगत सिद्धांत क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब जिसको बाल बच्चा नहीं है। पैतृक वारिस न होने की स्थिति में ब्रिटिश कंपनी अपने अधीनस्थ तथा प्रादेशिक देशी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला सकती थी। उन लोगों का कहना था कि जिसका कोई वारिस नहीं है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है अपना, तो उसके देशी रियासत को ब्रिटिश अपने साम्राज्य में मिला सकती है। डलहौजी ने साम्राज्यवादी विचार हेतु देशी रियासतों की गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगाई। गोद लेने की प्रथा में भी डलहौजी द्वारा पाबंदी लगा दिया गया, ताकि किसी न किसी तरह से बहाने से उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर लिया जा सके तथा संतानहीन शासकों के राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने की रणनीति बनाई। और यही आधार था कि संतानहीन जितने शासक थे उन सभी शासकों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य में उन लोगों को उनके रियासत को मिलाना स्टार्ट कर दिया। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणी में विभक्त किया है। डलहौजी के द्वारा भारतीय राज्यों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में वे राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। पहला वो थे जो किसी प्रकार से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान था उस स्टेट पर, उस राज्य पर। ऐसे राज्यों में गोद लेने की प्रथा पर पूर्ण रूप में पाबंदी लगा दी गई। वैसे स्टेट थे जिस पर पूर्ण प्रथम श्रेणी में राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश जो निर्माण में उनका भागी थे अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी, उन लोगों में पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई कि आप लोग गोद ले नहीं सकते, जिसका संतान नहीं है वो आप दूसरे संतान को गोद ले सकते हैं।
उसको सीधे सीधे उस स्टेट को, उस रियासत को अपने साम्राज्य के अंदर ले लेते। द्वितीय श्रेणी में ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ राज्यों को रखा गया था। द्वितीय श्रेणी में ब्रिटिश सरकार के अधीनस्थ जो भी राज्य थे उनको रखा गया था। इन राज्यों को गोद लेने से पूर्व ब्रिटिश सरकार से सहमति लेनी होती थी और इन राज्यों को बताया गया था कि अब ले सकते हैं, लेकिन को लेने के लिए ब्रिटिश सरकार से सहमति लेना अनिवार्य था तथा गोद लेने की स्वीकृति प्रदान करने या नहीं करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित था। आइए गोद लेना है कि नहीं लेना है, ये डिसीजन पूरी तरह से अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ही लिया जाता था, अधिक वो नहीं देते थे। तृतीय श्रेणी में स्वतंत्र देश राज्यों को रखा गया था और तृतीय श्रेणी में जो स्वतंत्र स्टेट थे, राज्य थे, रियासत थे, उनको रखा गया था। इन राज्यों के शासकों को गोद लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। जो तीसरे थे, जो पूरी तरह से स्वतंत्र स्टेट थे, स्वतंत्र राज्य थे, उन राज्यों को गोद लेने का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। डलहौजी ने अवैगत सिद्धांत का क्रियान्वयन करते हुए निम्नलिखित देश रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया। कौन कौन से स्टेट थे इनको सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में लाया था? तो देशी रियासतें थी आपका वैभव सिद्धांत के अनुसार आपका 17 हो गया 1848 ईस्वी में। दूसरा था आपका जैतपुर, तीसरा था संबलपुर, चौथा था बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये स्टेट थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के सिद्धांत के अनुसार अपने ब्रिटिश साम्राज्य में डाल लिया गया था। वैभव सिद्धांत की समीक्षा चलिए करते हैं। वैभव सिद्धांत की समीक्षा 3 देशी रियासतों के 3 श्रेणियों के विभक्त ये पढ़ चुके हैं। नहीं है असंतोष की भावना था 1857 ईस्वी का विद्रोह, देशी रियासत को अंग्रेजों के विरुद्ध कर देना, धार्मिक रूप से स्वीकृत प्रथा में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिए। डलहौजी की विलय नीति की आलोचना देशी राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाग करने के संदर्भ में की गई। देशी राज्यों का निर्माण ना तो अंग्रेजों ने किया और ना ही अंग्रेज भारत में सर्वोच्च वैधानिक शक्ति थी। जब शांति तौर पर भारतीय राज्य मुगल सम्राट के ही अधीन थे, किंतु फिर अंग्रेजों ने देशी रियासतों को विभाग किया जिसका उन्हें कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं था। हेनरी लॉरेंस एवं सिलमैन ने भी गोद निषेध नीति की आलोचना की है तथा इस नीति को ब्रिटिशों के लिए हानिकारक माना, क्योंकि इनका मानना था कि देशी रियासत भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के लिए बांध की तरह कार्य करते हैं। हिंदुओं में गोद नीति की प्रथा धार्मिक और कानूनी रूप से स्वीकृत थी, जिसमें हस्तक्षेप करने का अंग्रेजों को कोई नैतिक या वैधानिक अधिकार नहीं था। डलहौजी की उग्र साम्राज्यवादी नीति के कारण देशी रियासतों के शासकों और आम जनमानस में असंतोष की भावना भर गई, जिसे 1857 के विद्रोह के रूप में देखा जा सकता है। फलतः अंग्रेजों ने देशी रियासतों के समर्थन को प्राप्त करने हेतु 1858 ईस्वी में अधीनस्थ एकीकरण की नीति का अनुसरण किया। इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष जानबूझ डलहौजी की गोद निषेध नीति के ब्रिटिश साम्राज्यवाद को विस्तृत करने का कार्य किया, जिसे भारत का मानचित्र तीव्र गति एवं पूर्णता के साथ परिवर्तित हुआ, जो किसी भी युद्ध या सैन्य रणनीति से कर पाना असंभव था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं पर स्टार्ट आपका समाप्त करते हैं। पूरे से समाप्त हो चुका है। कल के डेट में आपका
इससे आगे आपका 5वां क्लास लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।